वाराणसी में पीएम मोदी का आगमन और रात्रि प्रवास कार्यक्रम निरस्त, कल आएंगे बाबतपुर एयरपोर्ट। झांसी में सीएम योगी का रोड शो, विपक्ष पर किया वार, कहा रामद्रोहिया केवल परिवार की सोचते हैं। राजधानी में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खड़गे और अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, 4 जून को गठबंधन की जीत का दावा। अयोध्या में अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने सिर्फ अमीरों का कर्जा माफ किया, हम किसानों का करेंगे। और बांदा में बसपा सुप्रीमो ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर बोला हमला, कहा सपा और बीजेपी ब्राह्मण विरोधी। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा 10 साल नहीं किया कुछ काम, अब धर्म के नाम पर मांग रहे वोट। आप के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ झारखंड से अहम खबर सामने आ रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी आलमगीर आलम गिरफ्तार किए गए हैं। ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आलम के सचिव घर में मिले 37 करोड़ कैश के साथ मंगलवार को 10 घंटे ईडी ने पूछताछ भी की इस कैश को लेकर, और ईडी ने दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया था। तो आलम पर ईडी का शिकंजा फिलहाल कसता हुआ नजर आ रहा है। ईडी की तरफ से लगातार दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूछताछ पहले भी की गई थी। वरिष्ठ कांग्रेसी आलमगीर आलम को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ जारी। तो आलम के सचिव के घर से ये कैश बरामद होने पर ईडी का शिकंजा, लगातार इस कैश को लेकर पूछताछ की जा रही है। 37 करोड़ कैश बरामद हुआ। तो मंगलवार को 10 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की और इसके बाद अब दोबारा भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं आलमगीर आलम, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार विपक्ष के नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और अब आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया। 10 घंटे तक मंगलवार को पूछताछ चली। 37 करोड़ कैश को लेकर यह पूछताछ, और अभी तक कोई उचित जवाब निकलकर सामने नहीं आ रहा है। हालांकि पूछताछ के लिए दोबारा ईडी ने बुलाया है। तो एक और विपक्ष का नेता ईडी की रडार पर। और इसी बीच जौनपुर से खबर आपको बता दें, बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी ने गृह मंत्री से मुलाकात की है। हालांकि ये चर्चाएं पहले से जोरों में थी। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला ने बीजेपी ज्वाइन की। तो धनंजय ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था और बसपा ने पहले श्रीकला को पार्टी से उम्मीदवार बनाया था और इसके बाद इस बात का हवाला देते हुए दूसरा उम्मीदवार चुनावी मैदान में घोषित कर दिया गया बसपा की तरफ से, और ये कहा गया कि श्रीकला ने इनकार कर दिया है। तो आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने टिकट काट दिया था और अब गृह मंत्री से मुलाकात ये इशारा करती है कि श्रीकला भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है।
तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई श्रीकला, जो बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी है। पहले बीएसपी ने टिकट दिया और इसके बाद बसपा सुप्रीमो ने ये टिकट काट दिया और दूसरे उम्मीदवार को यहां से घोषित किया और इस बात का हवाला दिया गया कि श्रीकला ने ही इनकार कर दिया है। तो फिलहाल अजय कुमार संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अजय कुमार, देखा जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती हुई नजर आ रही हैं धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला। जी आपको बता दें कि श्रीकला धनंजय ने अपने फेसबुक वॉल से जो है आज एक फोटो जो है अमित शाह गृह मंत्री जी के साथ में डाली हुआ है। इसमें उन्होंने दिख रहा है शिष्टाचार मुलाकात की बात कही गई है। हालांकि अभी ये स्पष्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इशारा जरूर, संभावनाएं जरूर जताई जा रही है। संभव, क्योंकि ये पिछले सोशल मीडिया में काफी दिनों से ये चर्चा का विषय था कि श्रीकला धनंजय सिंह अमित शाह के मंच से जो है गृह मंत्री जी के मंच से कहीं भी किसी मंच से जो है वो भाजपा ज्वाइन कर सकती है। लेकिन बीच में फिर अटकलों में विराम लग गया था। लेकिन आज जब फेसबुक वॉल से ये तस्वीर जो है डाली गई तो कहीं न कहीं जो है उनका भाजपा में जाने का संकेत उन्होंने दे दिया है और कहीं जल्द ही उनकी ज्वाइनिंग किया जा सकता है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल इसे एक शिष्टाचार मुलाकात जरूर बताई जा रही है, लेकिन ये मुलाकात इस बात को बल देती हुई नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में अब जाना यानी कि ज्वाइन करना सुनिश्चित हो गया है, क्योंकि लगातार पहले बीएसपी से टिकट दिया गया श्रीकला को और फिर मायावती ने, बीएसपी सुप्रीमो ने टिकट काट दिया। इसके बाद दूसरा उम्मीदवार घोषित किया गया और अब धनंजय सिंह की पत्नी गृह मंत्री से मुलाकात करती हैं और इस मुलाकात के मायने जो निकलकर सामने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। बढ़ते आगे और बात करते हैं अयोध्या के फैजाबाद लोकसभा में अखिलेश यादव की, जहां पर बीजेपी पर वो चुनावी जनसभा के दौरान हमला बोलते हुए नजर आए और इस बार जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इस बात का भी जिक्र किया 140 करोड़ की जनता बीजेपी को 140 सीट के लिए तरसा देगी। अखिलेश यादव ने अयोध्या के बारे में भी कहा कि अयोध्या से संदेश सकारात्मक राजनीति का जाना चाहिए। अयोध्या का संदेश मिलीजुली संस्कृति का है, लेकिन बीजेपी ने नकारात्मक राजनीति से भय का माहौल पैदा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से मवई में जनसभा के बाद मीडिया से मुखातिब हुए थे और अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या सौहार्द की राजधानी बने, अयोध्या से संदेश सकारात्मक राजनीति का जाए, अयोध्या का संदेश मिलीजुली संस्कृति का है और एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़े, ऐसा वातावरण बने जिसमें कहीं भी भय की जगह ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नकारात्मक राजनीति से भय का माहौल बनाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि अयोध्या के वासी इस बार अपने सबसे पुराने नेता अवधेश प्रसाद को चुनकर अयोध्या के विकास को और ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। और ये भी कहा कि बीजेपी ने झूठ बोलकर जिस ऊंचाई पर पहुंचे थे अब वो ढलान पर आ गए हैं, नीचे जा रहे हैं, उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अयोध्या सौहार्द की राजधानी बने, अयोध्या से संदेश सकारात्मक राजनीति का जाए, अयोध्या का संदेश मिलीजुली संस्कृति का है, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़े और ऐसा वातावरण बने जिसमें कहीं भय की जगह न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नकारात्मक राजनीति से भय का माहौल, डराने का माहौल पैदा किया। मुझे उम्मीद है अयोध्या के वासी इस बार अपने सबसे पुराने नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को चुन करके अयोध्या के विकास को और ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। अयोध्या वासी करें, इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव इस चुनावी जनसभा के दौरान। प्रवेश इसी खबर पर जुड़े हुए हैं प्रवेश पांडे अयोध्या से संवाददाता। प्रवेश, अगर देखा जाए अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण या अयोध्या वासियों के अगर मन की बात की जाए तो फिलहाल यहाँ का सियासी समीकरण क्या कुछ बयां करता हुआ नजर आ रहा है अगर जन समर्थन की बात की जाए? प्रवेश, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? जी
जी। गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के जो है समर्थन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभा किए थे अयोध्या में। लेकिन जो उन्होंने भाजपा पे हमलावर करते हुए कहा कि 140 करोड़ की जनता भाजपा को 140 सीट के लिए तरसा देगी, ये बात भी मायने रखती है, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार ये बता रहे थे, जनसभा में संबोधित करते हुए बताए कि भाजपा जब से आई है तब से बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। बिल्कुल प्रवेश, वो तमाम मुद्दे भी और लगातार राम मंदिर निर्माण के दौरान जो न्योता ठुकराए जाने का जिक्र किया गया, वो भी चुनावी मंचों से इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने कई बार किया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किस तरीके से अनादर किया उस निमंत्रण का, वो बात, और साथ ही राम के प्रति जो आस्था है अयोध्या वासियों की। जी, भगवान राम के प्रति जो आस्था है वो तो दिखेगी, क्योंकि जो सैकड़ों वर्षों का बलिदान था या सैकड़ों वर्षों की जो तपस्या थी राम भक्तों की, वो भाजपा के शासन काल में ही पूरी हुई है। तो इसका भी असर अयोध्या से देखा जाएगा। और रही बात अयोध्या की सीट की, लोकसभा सीट की, तो अयोध्या एक ऐसी सीट है जहां पर पूरे देश दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। तो हर पार्टी, हर राजनीतिक दल जो है अपने अपने जीत के जो आंकड़े हैं यहीं से देख रहे हैं। बिल्कुल प्रवेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें अयोध्या का जो सियासी समीकरण है, क्योंकि वो 1990 का भी वक्त लोग भुला नहीं पाए हैं, और ऐसे में यहाँ का जनाधार किस ओर जाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प है। दिल्ली के जहांगीराबाद का रुख कर लेते हैं, जहांगीरपुरी का रुख कर लेते हैं, माफ कीजिएगा, जहां पर दिल्ली के सीएम रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी प्रचार प्रसार में तेजी देखने को मिल रही है, और ये जहांगीरपुरी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रोड शो के जरिए अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील। तो दिल्ली की 7 में से 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी, और लगातार जब से दिल्ली के सीएम जेल से बाहर आए अंतरिम जमानत पर, उसके बाद से चुनावी सरगर्मियां या प्रचार को लेकर कहा जाए, लगातार वो तेजी देखने को मिल रही है, और एक चुनावी प्रचार के जरिए राजनीति को धार देते हुए नजर आ रहे हैं। ये रोड शो जहांगीरपुरी, और इस बीच इस रोड शो के दौरान भारी जनसैलाब भी देखने को मिल रहा है। तो चुनावी जनसभा संबोधन के दौरान तानाशाही के खिलाफ इस लड़ाई का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, और इंडिया गठबंधन का हर एक नेता इस बात का जिक्र कर रहा है कि संविधान बचाने की लड़ाई है, तानाशाही के खिलाफ ये लड़ाई है, और लगातार ये सक्रियता देखने को मिल रही है। हालांकि 2 जून को सरेंडर करना होगा। जहांगीरपुरी से ये रोड शो की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बढ़ते आगे गाजीपुर का रुख कर लेते हैं, जहां से अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी का पर्चा खारिज कर दिया गया है। नुसरत की समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की जो संभावनाएं थी वो तेज हो गई थी, और सरहद के सपा प्रत्याशी के तौर पर भरे गए दोनों पर्चे निरस्त कर दिए गए। अब गाजीपुर से निर्दलीय प्रत्याशी होंगे नुसरत अंसारी, अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन के आधिकारिक प्रत्याशी होंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, और अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी देते हुए की, और कहा कि अब तक 4 चरणों के मतदान जो हैं वो चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन काफी आगे चल रहा है, और नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। और ये भी कहा कि चुनाव विचारधारा की लड़ाई का है। एक तरफ वो लोग जो अमीरों को धर्म का इस्तेमाल करने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देश के गरीबों के लिए और युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई आरक्षण और संविधान बचाने की लड़ाई है। ये चुनाव को देश के भविष्य और संविधान को बचाने की लड़ाई है। आरक्षण भी बचेगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि तानाशाही में लोगों के वोट देने का अधिकार जो है वो भी सुरक्षित नहीं रहेगा। बीजेपी के लोग प्रत्याशियों को डरा धमका कर नामांकन दाखिल नहीं करने देते। हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर देख रहे हैं, यानी कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी डराया जा रहा है। और बावजूद इसके इंडिया गठबंधन आगे है, यानी कि
विपक्षी दल जिस तरीके से खड़गे ने कहा कि विपक्ष आगे चल रहा है, यानी कि जीत का दावा करते हुए इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है, और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दिए हैं। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। तो असल मायने में जीत किसकी पक्की होगी, ये 4 जून को स्पष्ट हो सकेगा। तब तक के लिए इंतजार करना होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। जालौन से खबर, जहां एक और देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। जालौन, गरोठा, भोगनीपुर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में होने वाले मतदान को लेकर पार्टियों ने सरगर्मी तेज कर दी है, और जिसमें आज जालौन के मुख्यालय उरई के मक्यानेका नगर ग्राउंड में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा भी था, और जिसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि देखने को मिला कि सपा का जो बेस वोट बैंक है, सपा सुप्रीमो की जनसभा में नदारद रहा, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि सपा से नाराज हैं हम, क्योंकि सपा का दोहरा चेहरा हम देख चुके हैं। वो पिछली बार क्या है कि अखिलेश यादव जी आए थे, तो जो है दीपराज गुर्जर का जिला अध्यक्ष का आए थे। उसके बाद जो हम लोगों ने जो मांग रखी थी, हमारे मरहूम कमर अहमद साहब की जो है इंतकाल हो गया था, उनके यहाँ भी जो है बुलाने था, मगर जो है इंद्रजीत सिंह यादव कहाँ गए, उसी के थोड़े 4 कदम होते हुए कमर अहमद कहाँ नहीं गए। इसलिए हमें अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज का जो है उससे बहुत नाराज है। अच्छा नौशाद जी, चुनाव 5वें चरण का चुनाव होना है अपने यहाँ, और हम तो देना नहीं चाहते हैं। अच्छा, क्यों? हमको ये नाराजगी है जी कि अखिलेश जी आए थे उरई, इंद्रजीत यादव थे, और हमारे कमर वकील साहब खत्म हुए हैं, उनके डर नहीं आएंगे। अच्छा। और इसी बीच मैनपुरी से आपको खबर बता दें, हज यात्रियों से भरी बस ट्रक से टकराई है, यानी कि हादसे की यह खबर सामने आ रही है। हादसे में करीब 9 यात्री घायल हुए हैं। रॉन्ग साइड जा रहा था ये ट्रक, और इसी के चलते बस से टकराव हुआ। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। हालांकि कई यात्री इस बीच घायल भी हुए। इस हादसे में घायलों को सीएससी पहुंचाया गया है। हज यात्रियों से भरी ये बस लखनऊ जा रही थी। थाना कुरावली के नवीन मंडी के पास ये हादसा हुआ, और कई यात्री इस बीच घायल हुए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। बढ़ते आगे, कन्नौज से अहम खबर। प्रेम संबंध में पति ने की पत्नी की हत्या, दूसरे पुरुष से पत्नी के संबंध पर यह कदम उठाया। शव तालाब में फेंका गया। पति परिजनों सहित मौके से फरार हैं, और सूचना पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को बरामद किया, और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी। ठठिया थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। कौलेपुरवा गांव की यह घटना, जहां पर शक के आधार पर पत्नी को
मौत के घाट उतार दिया। बढ़ते आगे शामली का रुख करते हैं। शामली जनपद में स्वास्थ्य विभाग मरीजों के हालात को देखकर गंभीर नहीं है। फिलहाल जिला अस्पताल में डॉक्टर अपनी ड्यूटी से गायब मिले और जिला अस्पताल के डॉक्टर के चैम्बर्स जो हैं वो उसके आगे मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी नजर आई। अस्पताल इंचार्ज एसीएमओ अंजू जोधा का कहना है कि ये लोग कलेक्ट्रेट किसी सरकारी काम से गए हुए हैं और अब सवाल ये है कि प्रदेश सरकार द्वारा अधिकारियों को दिए गए सख्त दिशा निर्देशों के बावजूद भी ये जो दावे हैं वो हवाई साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। ड्यूटी टाइम के वक्त भी अपनी सीट से नदारद नजर आते हैं ये डॉक्टर और अपने वर्किंग कक्षा में नहीं पहुंचते, जबकि 8 बजे से शुरू होने वाली ड्यूटी 2 बजे तक समाप्त हो जाती है। दूर दराज से मरीज अपने आप को दिखाने के लिए यहां पर पहुंचते हैं और डॉक्टर के चैम्बरों के आगे पर्ची बनाकर लंबी लंबी कतार में खड़े नजर आते हैं, जबकि डॉक्टर करीब 10 बजे तक भी अपने चैम्बर में नहीं पहुंचते, यानी कि समय पर नहीं पहुंचते और इसका खामियाजा इन मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। आंख दिखाने के लिए आए आप या आप आए? हमें सिर्फ टेस्ट दिखाना। अच्छा, टेस्ट दिखाना। किस टाइम आए हुए? हम 8 बजे आए। 8 बजे के कितने लोग होंगे 8 बजे से लगभग? रायबरेली का रुख कर लेते हैं। रायबरेली के जिला अस्पताल में बीती रात अचानक कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पहुंच गई। उन्हें देखकर स्टाफ में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रियंका गांधी यहां एक घायल कांग्रेस समर्थक को देखने के लिए दरअसल पहुंची हुई थी और हालचाल लिया, डॉक्टर से इलाज के बारे में बातचीत भी की और इसके बाद घायल के साथ मौजूद महिला को भी गले लगाकर सांत्वना दी। और रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी हैं और ऐसे में हाल ही में राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली की थी रायबरेली के लालगंज में और रैली के बाद जनसभा हुई जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए थे। छतौना थाना इलाके के सरेनी के रहने वाले जालिपा नाई भी इस सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे समर्थक के तौर पर और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया जब वो वापसी कर रहे थे घर और एक्सीडेंट में घायल होने की वजह से अस्पताल पहुंचाया गया और हालचाल लेने के लिए प्रियंका गांधी भी अस्पताल पहुंची। और इसी बीच कन्नौज से खबर सामने आ रही है। स्ट्रांग रूम का एसपी ने जायजा लिया है। एसपी अमित कुमार आनंद ने जायजा लिया, चेक की सुरक्षा और ड्यूटी सुरक्षा में मुस्तैद तैनात फोर्स को भी गाइडलाइंस बताई हैं। सीआईएसएफ और पुलिस बल को दिशा निर्देशित किया है। सीसीटीवी कैमरों को चेक कर सतर्क रहने की भी हिदायत दी। नवीन मंडी के स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम। तो चुनाव को देखते हुए ये सतर्कता प्रशासनिक स्तर पर नजर आ रही है। स्ट्रांग रूम का एसपी ने जायजा लिया और सुरक्षा के लिहाज से गाइडलाइन भी बताते हुए नजर आए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।